हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ई स्टडी विजन चैनल की ओर से आपके लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। 10th क्लास के साइंस के 4th चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको फिर से इंडेक्स क्वेश्चनों को समझाने के लिए इस चैनल पर आई हूँ ताकि आप इसको देखिए, समझिए और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस मिलती रहें। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए बेनिफिट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन पेज नंबर 61 पर है और ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला ऑफ CO2। CO2 का जो फॉर्मूला है उसका कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ये बोला है इसमें। तो हम देख रहे हैं कि CO2 हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसको पहले तो हम दिखाएंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इसका, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे CO इस तरीके से ले लिया, ज़रूरी नहीं आप ऐसे लें, इस O को आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। 2 O हैं, आपको कैसे भी अरेंज करना है, हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया अगल बगल, है ना। तो इस तरीके से अरेंज करने का ये है कि जब हम देखें यहाँ पर कि O, C और O, हमें पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 ये दिखा दिए। ऐसे ही अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 हो गए। और जो हमारा कार्बन होता है उसके कितने शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है क्यों, ये कैसे होते हैं, आपको ये भी पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसको अगर हम k एलिमेंट शेल्स में डिवाइड करें तो हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे k को, L को देंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन, तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आते हैं। कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम फिल करें तो के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एल शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों को वही आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करना होता है। इसीलिए हम इसके अब 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा देंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। अब हमें पता है किसी के भी पूरे शेल भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा कार्बन है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ले लेगा और यहाँ से भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे टोटल इसके कितने हो गए, कार्बन के तो 8 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को भी तो अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑलरेडी इसके पास 6 तो हैं, अब इसको कितने की ज़रूरत है, 2 की और ज़रूरत है। तो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन ये वाले लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा और ऐसे ही ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इन वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा CO2 को बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसे ही वीडियो को देखते चलिए, 1 बाय 1 करके मैं आपको सारे ही क्वेश्चन इसी तरीके से क्लियर करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से, जो आप कभी नहीं भूलेंगे फिर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। देखिए जो सल्फर होता है उसका बोला है कि इसका हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ और 8 एटम से बना हुआ है। हमें पता है कि पॉलीएटॉमिक होता है हमारा जो सल्फर है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 8 एटम्स होते हैं। तो 8 एटम्स हैं इसमें, तो ये पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। तो इसको हमें कैसे दिखाना है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाना है। तो देखिए किस तरीके से दिखाएंगे हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ऐसे दिखाएंगे कि हमारा जो सल्फर होता है इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है सल्फर जो है उसका जो हमारा 16 होता है और इसको अगर मैं दिखाऊं तो कितना होगा, 2 और 8
और 6। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट में इसके? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 हैं। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डालना है। और कितने इसमें हमारे एटम्स हैं? तो 8 एटम हैं। इन 8 एटम्स को ऐसे अरेंज करना है कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट होते रहें। तो किस तरीके से किए? तो देखिए यहाँ 1s 2s 3s 4s 5s 6 7 और 8, और ऐसे ही नहीं आ गए ये। पहला अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? हमने सिर्फ यहाँ पे 6 लिए, है ना। ये यहाँ के 2, यहाँ के 4 और यहाँ के 2। जब हमने यहाँ से ये चेंज शुरू की तो धीरे धीरे करके यहाँ के फिर 4 और फिर यहाँ के 6, ये बन गया 1, यहाँ के 4 और यहाँ के 6, ये बन गया हमारा 8, यहाँ के 4 और यहाँ के 4 बन के क्या बन गया? 8 बन गया। इसी तरीके से ये चेन पूरी चलती रही और बनते 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 ये एक हमारा क्या बन गया है? रिंग स्ट्रक्चर बन गया है इसका। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से जो हमारा S8 है वो हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन गया है? एक हमारा ये रिंग का स्ट्रक्चर बन गया है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सल्फर का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यू कैन ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन, जब भी पेंटेन की बात आती है तो आप ये ध्यान रखिए कि जो पेंटेन है, पेंटेन का मतलब है 5 इसमें कार्बन एटम होंगे। ओके, दैट्स इट। कितने कार्बन एटम होंगे? 5। आपको पता है ना, इथ मिथ प्रोप ब्यूट, ये सारी क्या हैं? ये कार्बन एटम के बारे में बता रहा है। मिथ होगा तो 1 होगा, इथ होगा तो 2 कार्बन एटम होंगे, प्रोप होगा तो 3 कार्बन एटम होंगे, ब्रो ये 4 वाले के लिए हमारे होंगे, और 5 के लिए हमारा पेंटेन होगा, हेक्सेन के लिए हमारे 6 होंगे, है ना। ब्यूटेन होगा 4 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ पेंटेन बोला है तो इतना तो क्लियर है ही हमारा कि जो कार्बन एटम है इसमें कितने होंगे? 5 कार्बन एटम होंगे। अब बात आई है पेंटेन की। एन के लिए जब भी यूज़ होता है, एन हमारा यूज़ होता है सैचुरेटेड चेन में। किसमें? सैचुरेटेड। 2 तरीके के होते हैं ना हमारे आइसोमर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड्स आते हैं सब में, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो जब भी एन की बात होगी, एल्केन, तो वहाँ पे कैसे बॉन्ड आएंगे? हमारे एकदम सैचुरेटेड आएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड सब में लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हुई है हमारी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड लगे हैं और हमें बनाना है पेंटेन। तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे पेंटेन के लिए हमारे कितने होते हैं? 5। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो हर जो हमारा कार्बन है 1 2 3 4 5, यहाँ स्टार्टिंग वाले में तो 3 हाइड्रोजन एटम लगेंगे, है ना, क्लियर। और बाकियों में तो जगह ही नहीं है। ऐसे ही लास्ट वाले में भी 3 हाइड्रोजन एटम लगेंगे, लेकिन बाकियों में कितने लगेंगे? ओनली 2 लगेंगे। तो आप काउंट कीजिए कितने हाइड्रोजन एटम आ गए। और वैसे भी जब हम इस चेन को करते जाते हैं, हमारी पूरी एक टेबल भी है 10th क्लास में, देखना आप, उसमें सारे हमारे स्टार्टिंग से लेके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब कुछ अच्छे से क्लियरली दिया हुआ है। और हर एक चेन जो है वो CH2 से डिफ़र करती है, CH2 से डिफ़र करती है। जैसे मीथेन है हमारा, मीथेन में हमारा क्या होता है? CH4, है ना। अगर हम दूसरी बोलें इसका इथेन, तो इथेन में कितने आएंगे कार्बन आइटम? 2 आएंगे और हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर इसी चेन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बोला? डिफर बाय करता है CH2 से, है ना। अगर मैं CH2 इस वाले में देखूँ, CH4 में डालूँ, तो यहाँ पे एक कार्बन आइटम है, एक और कार्बन आइटम में डाल रही हूँ तो C2 आ जाएगा, और यहाँ H4 है और यहाँ H2 और ऐड करना है तो कितना आ जाएगा? H6 आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरी चेन चलती रहती है। वो टेबल भी इसी तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पेंटेन की, है ना। तो डायरेक्टली हमें जाना है बिना वो टेबल बनाए हुए। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग के जो कार्बन आइटम होते हैं उसमें तो हम 3-3, स्टार्टिंग और एंडिंग के 3-3 लगा सकते हैं। बाकी देखिए इस वाले कार्बन आइटम में 3 लगे हुए हैं हाइड्रोजन आइटम, इस वाले में 3 लगे हुए हैं, बाकी में कितने लगे हुए हैं? यहाँ 2, इसमें भी 2, है ना, इनमें 2-2 लगे हुए हैं। तो कितने हो गए ये हमारे? यहाँ पे 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो गए ये?
C5H12 हो गए। अगर आपको ऐसे भी क्लियर ना हो तो मैंने आपको टेबल वाली बात बताई कि CH2 हर जगह जो है वो डिफ़र करेगा, तो उससे भी आप बना सकते हैं एक एक चेन। वैसे इससे भी हम आराम से देख सकते हैं। तो अब इसमें ये कहा है कि हमें पेंटेन का तो पता चल गया, इस तरीके से होता है सिंगल वाला। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं पेंटेन के और आइसोमर्स बनाने हैं हमें, ठीक है, आइसोमर्स बनाने हैं। तो आइसोमर क्या होता है, जिसका फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, याद रखना। आइसोमर क्या होता है, जिसका फॉर्मूला तो सेम ही हो, कितना हो, C हमारा 5 हो, H हमारा 12 हो हर जगह, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर आइसोमर्स, तो आप बोलोगे हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो वो हमारा कहलाता है आइसोमर्स, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे हमें आइसोमर बनाने हैं पेंटेन के। तो एक तो हमने एन पेंटेन बना लिया सिंगल एकदम। अब हमें और भी आइसोमर बनाने, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर और कौन से होते हैं, एक आइसोपेंटेन होता है और एक नियोपेंटेन होता है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यही होता है। जैसे एन पेंटेन का सिंगल सिंगल है, तो अब हम क्या करते हैं, नियोपेंटेन में अगर हम देखें तो हम नियोपेंटेन में क्या करते हैं, कुछ अलग से ले लेते हैं। देखिए मैं इसको नीचे कर देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि इस तरीके से कि यहाँ पे हमारा कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम की बात की जाए तो हमने 3 लगाए हुए हैं, इस वाले कार्बन एटम के पास भी हमने 3 लगाए। अब हमने क्या कर दी, ये वाली तो चेन एकदम सिंगल थी, अब हमने ब्रांच कर दी है। दूसरे कार्बन एटम में ही हमने एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम लगा के उसकी पूरी ब्रांच बना दी है। तो ये हमारे आइसोपेंटेन है, ठीक है। और नियोपेंटेन की बात जब की जाती है तो जिसमें हमने नीचे वाला लगाया है जिस कार्बन एटम पे, उसी में हमें ऊपर में भी एक कार्बन एटम लगा देना है। देखिए नियोपेंटेन की देखें अगर हम, इसमें क्या हुआ है, नीचे कार्बन एटम लगाया है तो ऊपर भी कार्बन एटम लगा दिया है, ये हमारा नियोपेंटेन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं कि यहाँ पे तो हम लोगों ने कार्बन एटम हमेशा क्या होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। अगर हम पेंटेन का बना, हेक्सेन का बना रहे हैं तो 6 होने चाहिए। बस हमें स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर अलग बनाएं लेकिन होना फॉर्मूला वही है। हाइड्रोजन भी उतने होने चाहिए और कार्बन एटम भी उतने ही होने चाहिए। आप कैलकुलेट करके यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो देखिए ये 3 हाइड्रोजन एटम, ये 3 हाइड्रोजन एटम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। कितने कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम है इसमें भी 12 है। और इधर बात की जाए तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी कितने हमारे 12 हैं। तो हमारे सेम फॉर्मूला है CH512, लेकिन स्ट्रक्चर अलग बना दिया, एक आइसोपेंटेन बना दिया, एक नियोपेंटेन बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कार्बन की विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। हम अपने आसपास कार्बन की बड़ी बड़ी चेन देखते हैं ना, बहुत सारे कार्बन एटम्स देखते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है जिसके वजह से बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अलग तरीके से भी दे सकते हैं क्वेश्चन। आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज कैटेनेशन, व्हाट इज वाई कार्बन हैव टेट्रावैलेंसी। तो इसके यही आंसर है कि कभी भी ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन एटम कहीं दिख रहा है आपको तो आप आंसर क्या दोगे, उसके 2 चीज़ दोगे। एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, कैटेनेशन, ठीक है। कैटेनेशन में क्या होता है कि कार्बन एटम के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ तीसरे से, चौथे से, 5वें से, 6वें से, 7वें से बहुत सारे सिमिलर कार्बन एटम से मिलके एक लंबी से लंबी चेन बना सकता है और बड़े से बड़े कंपाउंड को जन्म दे सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी केवल और केवल हमारे कार्बन एटम में ही होती है। इसीलिए हम कार्बन को एक स्पेशल एटम के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, हमें दूसरा भी बताना है, दूसरे तो हमारे टेट्रावैलेंसी होती है, ठीक है। टेट्रावैलेंसी ये भी पूछा जाता है क्यों हम कार्बन को टेट्रावैलेंट बोलते हैं ना। तो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखिए
इसका आंसर आप भी सोच सकते हैं कि जो हमारा कार्बन है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, और 4 ही उसको चाहिए, है ना, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाती है कार्बन की, वो 4 ही हो जाती है। और कार्बन ही एक ऐसा है जो क्या करता है, शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, या तो वो दे सकता है, ना तो वो ले सकता है, ना तो वो दे सकता है, वो क्या करता है, वो अदर एलिमेंट्स के साथ, अदर एटम्स के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या करता है, शेयरिंग करता है कार्बन। और इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं कार्बन के पास। तो कार्बन की 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फीचर्स जो हैं कार्बन के, जो हेल्प करते हैं कार्बन के बड़े बड़े कंपाउंड्स को बनाने में। एक तो होता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, ये बाय डेफिनेशन भी पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। ये एक ऐसी एबिलिटी है कि एक एटम दूसरे कार्बन एटम से, तीसरे से, बहुत सारे कार्बन एटम से मिलकर बहुत बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है, ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। और टेट्रावैलेंसी होती है कि जो हमारा कार्बन कंपाउंड है, कार्बन एटम है, उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंसी भी बोला जाता है। और इसको यहाँ पे देखें हम, तो इसमें क्या बोला है, विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद अदर 4 कार्बन एटम। क्योंकि जो वैलेंसी होती है 4 होती है, टेट्रावैलेंसी, इसीलिए जो कार्बन होता है वो कैपेबल होता है बॉन्ड बनाने के अदर कार्बन एटम के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड आपको पसंद भी आ रही होगी ये वीडियो। तो बिना सोचे समझे इस लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, जो नई वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखिए, पेंटेन की बात आई है तो फिर से वही, पेंटेन में क्या होता है, 5 कार्बन एटम होते हैं और H12 होता है, ऊपर भी हमने देखा बहुत अच्छे से। अब यहाँ बात आ गई साइक्लो की। तो अभी साइक्लो की बात आ गई है तो एक साइकिल बनेगी, कार्बन एटम्स में अलग अलग नहीं होंगे, एक सिंगल चेन नहीं होगी। हाँ, सिंगल चेन सैचुरेटेड ज़रूर होगी, क्योंकि पेंट एन है, एन की बात आ गई है तो सिंगल सिंगल एटम होंगे, किसी में भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। लेकिन यहाँ साइक्लो की बात आ गई है तो यहाँ एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनेगा। साइक्लो जैसे साइकिल होती है ना, राउंड टायर्स होते हैं उसके, ऐसे ही इसमें एकदम कनेक्टेड सी साइकिल सी बनेगी, आपस में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लो की बात आ गई है तो यहाँ आपका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन एटम है वो भी इसका बॉन्ड करेंगे, इसीलिए यहाँ 12 ना हो के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस बात को याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है साइक्लोपेंटेन का, वो कितना होता है, C5H10। क्योंकि साइक्लोपेंटेन की बात आई है इसीलिए यहाँ कितना होता है, H10। अदरवाइज अगर सिर्फ पेंटेन की बात आती तो कितना होता है, C5H12। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब हम बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो वही बात, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें मायने रखता है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं पहले तो देखिए साइक्लो बोल दिया है तो सारे ही कार्बन को मैंने क्या बना दिया, एक चेन सी बना दी। हाँ देखिए आप, कार्बन इस वाले कार्बन से भी अटैच्ड है, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से। पूरी जो 5 है हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिए। इस तरीके से कनेक्टेड कर दिए। अब जाहिर सी बात है, इसमें जो हमारा कार्बन एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल्स में, होते हैं हमारे 4। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं हमारे, 2, है ना। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 2। हाइड्रोजन में सॉरी कितने होते हैं, 1। उसको एक लेना होता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, या एक पूरा ही दे दे कि शेल एकदम खाली हो जाए, बट खाली कर नहीं सकते हैं तो उसको एक लेना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्रॉस और डॉट बनाया है, तो आप कंफ्यूज मत हुइए। जो क्रॉस जहाँ जहाँ बने हैं वो हाइड्रोजन के लिए, ओके, और जो हमारा डॉट है वो हमारा कार्बन एटम के लिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डॉट से शो किए गए हैं वो हमारे कार्बन एटम के लिए शो किए गए हैं,
और जो क्रॉस से शो किए गए वो हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए शो किए गए। तो यहाँ देखिए, जब हम यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम H क्रॉस, यहाँ H क्रॉस, यहाँ कार्बन एटम जो है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पे कैसे शो कर दिया है, 1 2 3, यहाँ ये गड़बड़ की है, यहाँ ऐसे होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें ना उल्टा किया है। वैसे नॉर्मली मैं जब यूज़ करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर हाइड्रोजन के लिए यूज़ करती हूँ क्रॉस डॉट, क्रॉस, हाँ, और उसके लिए यूज़ करती हूँ मैं डॉट, है ना, कार्बन के लिए। बट यहाँ क्या है, कार्बन के लिए तो क्रॉस यूज़ किया है और हाइड्रोजन के लिए डॉट यूज़ किया है, ठीक है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको वैलेंसी जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दर्शाना है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा देखिए, इस हाइड्रोजन के एक डॉट था, इसका भी एक डॉट था, इसका भी डॉट, इसका डॉट, इसका डॉट, इसका डॉट, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, एक एक डॉट सबका है। अब आपको ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो हाइड्रोजन है उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है ना। और कार्बन ऑलरेडी 4 होते हैं उसके पास आउटरमोस्ट शेल में, उसको 4 इलेक्ट्रॉन और लेने पड़ते हैं। तो वो ऐसे तो कर नहीं सकता ले ही ले, है ना, या दे ही दे। तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। और जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, है ना। फिर से जिसको नहीं पता वो जान लीजिए, जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, और ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के तो वहाँ बनते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड्स। यहाँ पे हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये हाइड्रोजन एक एटम ले लेगा कार्बन का और एक अपना उसका खुद का है। ऐसे यहाँ से ये वाला भी कर लेगा, इसके पास एक अपना है एक कार्बन का, ऐसे ये वाला भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, सारे सारे ले लेंगे, है ना। और जो हमारे कार्बन एटम हैं उनको कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो वो क्या करेंगे, अपने ही 4 तो थे ही, ये क्रॉस, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस, ठीक है, ये तो थे ही। अब उसको क्या करना है, अपना 8 कंप्लीट करना है, तो वो पूरा इसमें क्या कर लेगा, पूरा ही ले लेगा, एक सर्कल बना लेगा 8 का। इनके 4 और अपने 4, इनके 4 और अपने 4, इनके 4 अपने 4, इनके 4 और अपने 4। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। अदरवाइज आप नॉर्मली तो स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का इस तरीके से बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, जहाँ पे हमने ये बनाया है वहीं पे एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको इसको प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा। अब हम आगे देख लेते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे ओइक एसिड, यहाँ पे इथेनोइक, इसमें बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दिए हुए हैं, उनके हमें क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो पहला दिया हो इथेनोइक एसिड। देखिए इथेनोइक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड भी होता है और उसका फॉर्मूला CH3 सबको पता ही है। ये बहुत वीक एसिड होता है, CH3COOH होता है, ये इसका एसिडिक एसिड भी बोल सकते हैं, इसको इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। अब इथेनोइक बोला है तो देखिए ईथ फॉर 2 कार्बन एटम, है ना, 2 कार्बन एटम। और ओइक का मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या लगता है, COOH लगता है, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, ये भी होता है हमारा। तो अब हमें याद रखना है ये चीज़ कि हमारे पास इतने फंक्शनल ग्रुप उसमें ये लगेगा और कार्बन आइटम उसमें ये होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या किया, C, मैंने अभी बोला C डबल बॉन्ड O और OH, COOH है ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया है, यहाँ इस तरीके से लिख लिया है कि एक का तो C डबल बॉन्ड O ले लिया है और एक का OH ले लिया है, सॉरी OH ले लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और एक हमारा ये
3 इस तरीके से लिख लिया है, CH3 इस तरीके से हमने लिख लिया है कि कार्बन एटम और कार्बन एटम के ऊपर 3 हमारे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या किया, C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है इथेनॉइक एसिड का। अब ब्रोमोपेंटेन की बात की जाए, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है हमारा ब्रोमोपेंटेन, तो देखिए पेंटेन मैंने बताया था आपको, पेंटेन के लिए क्या होता है, 5 होंगे कार्बन एटम और H12 होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ ब्रोमो भी आ गया है, एक फंक्शनल ग्रुप लग गया ब्रोमो, और ब्रोमो के लिए क्या लगाते हैं, ब्रोमो या आयोडो के लिए, ब्रोमो के लिए Br लगाते हैं, आयोडो के लिए I लगाते हैं। यहाँ ब्रोमो की बात हुई है, तो एक जो हमारा इसमें से H12 में से एक हाइड्रोजन एटम जो हट के वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ब्रोमो की जगह ले लेगा, किसकी जगह ले लेगा, ब्रोमो की जगह ले लेगा, ब्रोमो की जगह ले लेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रोमो पेंटेन, क्या बोलेंगे हम इसको, ब्रोमो पेंटेन। इस तरीके से देखिए सिंगल चेन जाएगी इसकी पेंटेन की, तो सिंगल चेन गई है, 5 हमारे कार्बन एटम हैं, इससे हमारे 11 लगे हुए हैं हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया CH, C5H11Br, एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो जाएगा हमारा ब्रोमीन का फंक्शनल ग्रुप, इस तरीके से। अब नेक्स्ट में बोला गया है इसमें ब्यूटेनन। अब देखिए ब्यूटेनन बनाना है, ब्यूट अभी मैंने बताया आपको, ब्यूट के लिए कार्बन एटम होते हैं 4, कितने होते हैं 4, और नन कीटोन के लिए होता है, किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। और कीटोन में जो फंक्शन ग्रुप होता है, देखिए आपको ये सब तो याद करना पड़ेगा, चैप्टर में आपका बहुत अच्छे से टेबल दिया हुआ है, उसको याद करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उस टेबल में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आप एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे भी जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको भी अच्छे से समझिए, ताकि आपको कुछ तो समझ में आएगा, और फिर जब आप उस टेबल को देखेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर कि अच्छे से आप मेरी वीडियो सुनोगे देखोगे तो पक्का आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, तो हमें ये बातें याद रखनी है, जैसे मैंने आपको पहला वाला बनाया था ऐसे ही ये बनाएंगे। ब्यूटेन 4 होने चाहिए हमारे कार्बन एटम, कीटोन के नन लगाया है तो कीटोन लगेगा, और कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O होता है हमारा। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प से हम पूरा फॉर्मूला मेक करेंगे या स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने होने चाहिए कार्बन एटम, 4, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है, और हाइड्रोजन एटम हमें पता है कि एक हमारा क्या है इसमें, C डबल बॉन्ड O लगेगा, है ना, और बाकी लास्ट वाले में H3, स्टार्टिंग वाले में H3, और इस वाले कार्बन एटम के अगल और बगल में H और H। मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे बता रही हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बता रही हूँ, ताकि आपको क्लियर होता जाए और जो बच्चे नहीं भी कर पाते हैं वो भी कर पाएँ। अगर हम हेक्सानल की बात करें, है ना, नल है तो नल किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए, है ना, और एल्डिहाइड में क्या लगता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, CHO लगता है, क्या लगता है, CHO, याद रखना है आपको क्या लगता है, CHO। तो कुछ नहीं है, हेक्सेन क्या होता है, हेक्सेन कितना होता है, C6 हेक्स फॉर 6 और H14, है ना। हमें अब क्या करना है, इसमें हमें जब हम इसका CHO इसमें डालेंगे हेक्सेन के अंदर, तो देखिए, तो अगर हमने इसमें डाला तो ये जो हमारा कार्बन एटम है ये तो 7 हो जाएंगे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें यहाँ 5 करना पड़ता है। ठीक है, और इसका एक H जाएगा, है ना, तो इससे भी डिफ़िकल्टी होगी, इसीलिए हमें इसका, और वैसे भी यहाँ जब भी O आया है ना, O तो डबल बॉन्ड लगता है, इस डबल बॉन्ड की वजह से पता है सारा खेल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड लग रहा है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसका और इसके, या आपस में और इसका, तो ये क्या बना लेते हैं, ये पूरा ही एक ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है इसका सारा कार्बन एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
इसकी वजह से भी हाइड्रोजन एटम में बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ केसेस जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन 11 हो जाता है, ठीक है। तो इसका बन जाता है C5H11 और CHO। देखिए यहाँ पे ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा ये पूरा CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा। और जब एल्डिहाइड लगता है तो इसके सफिक्स में, किसमें, सफिक्स में मतलब बाद में, मेन चेन के बाद में जो हेक्सेन आता है हमारा, उसका ई हटकर यहाँ AL लग जाता है। एल्डिहाइड में क्या लग जाता है, AL। और अल्कोहल लगेगा तो OL लग जाएगा, एल्डिहाइड लगेगा तो AL लग जाएगा, कीटोन लगेगा तो ON ही लग जाएगा, ठीक है। ये वाला था इस टेबल में जो मैं बता रही आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसने कहा है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, किस तरीके से आप नेमिंग करोगे कंपाउंड्स की। तो देखिए यहाँ कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, तो ई तो आएगा ही आएगा। अब ब्रोमो भी आ गया है, तो ब्रोमो भी आ गया है, और ए भी है, इथेन भी है, क्योंकि इसमें क्यों 2 कार्बन एटम है। तो क्या आ जाएगा इसका, जब भी ब्रोमो लगता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, हमारे जो फंक्शनल ग्रुप लगते हैं हेलोजेंस, ठीक है, आइडो ब्रोमो क्लोरो, तो वो हमारा हमेशा किस में आता है, प्रीफिक्स में आता है। किस में आता है, प्रीफिक्स में आता है। ये भी आपके टेबल में दिया हुआ है कौन सी चीज़ें प्रीफिक्स में लगती हैं। एल्डिहाइड सफिक्स में लगता है, बाकी सब कुछ हमारा सफिक्स में लगता है, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, सब कुछ। बस हमारा जो हमारा अल्कोहल है वो हमारा प्रीफिक्स में लगता है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स मतलब पहले, ब्रोमो पहले ही आ जाएगा, फिर इथेन आएगा। इथेन इसीलिए ANE, क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आए हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है हमारा, अब देखिए यहाँ पे कितने एटम है कार्बन के, 1 है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है आपको। और यहाँ ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आया ना, कार्बन CHO है यहाँ पे, CHO। और CHO का हमारा क्या लगता था, अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको, एल्डिहाइड लगता है ना CHO में। और CHO में एल्डिहाइड जो लगता है उसके सफिक्स में क्या लगता है, AL लगता है। जब एक कार्बन एटम आता है तो मिथ लगता है। आ गया होगा आपको समझ में, एक कार्बन एटम मिथ और CHO लगा है एल्डिहाइड, तो सफिक्स में AL लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये मिथेनल। यस, क्या बन जाएगा, ये मिथेनल। और इस मिथेनल का दूसरा नाम भी होता है हमारा, उसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। तीसरा देख लेते हैं अब हम। इसमें अब क्या है, कितने कार्बन एटम है पहले तो ये देखना है हमें। तो 1 2 3 4 5, 5 हमारे कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 हमारे कार्बन एटम है इसमें, ठीक है। 6 कार्बन एटम है, तो अब हमको पता ही है क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन के लिए हो जाएगा। बट जैसे हमने देखा, हम क्या करते हैं, नेमिंग जो करते हैं 1 2 की जो नेमिंग करते हैं ना हम कार्बन एटम्स की, वो हम कहाँ से करते हैं कि या तो फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ जाए, या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जल्दी आ जाए। तो हम यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से डबल ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत दूर पर है, लेकिन यहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना हमारा, वो क्या है, पास में है। तो इसका मतलब पहले कार्बन एटम पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, पहले कार्बन एटम पे ही क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन नहीं रहेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हेक्साइन हो जाता है। क्या हो जाता है, हेक्साइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन आप समझते रहिए, ठीक है, अच्छे से करते रहिए तो आपको क्लियर भी होता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हर चीज़ का ओवरकम होता है, आपको पता ही है। वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
जो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है आपको पता ही है। आपको चलो मैं यहीं से फॉर्मूला इथेनॉल का बना के दिखाती हूँ। इथ मतलब 2 कार्बन एटम, क्लियर। ऑल मतलब इसमें अल्कोहल लगेगा। अल्कोहल में क्या लगता है हमारा, OH लगता है हमारा, ठीक है। और 2 कार्बन एटम, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, C2H6 होना चाहिए C2 के साथ तो, लेकिन यहाँ CH5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, अल्कोहल का ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल इथेनॉल इस तरीके से बनेगा। इस C2H5OH को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH3CH2OH, सेम बात है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ देखिए 2 कार्बन आइटम, तो मैं इसको C2 लिख सकती हूँ। यहाँ 3 और 2 H5 है और OH है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्यों जो इथेनॉल को जब हम कन्वर्ट करते हैं इथेनॉइक एसिड में, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो वही रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, बस दैट्स इट। तो हम इसमें भी यही बोलेंगे कि जो इथेनॉल का कन्वर्जन है इथेनॉइक एसिड में, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है। यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ क्या हो रहा है, इथेनॉल में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ जो ऑक्सीडेशन है हमारा, ऑक्सीजन जो ऐड किया जा रहा है इसमें इथेनॉल में, वो कैसे ऐड किया जा रहा है, एक कैटलिस्ट की हेल्प से किया जा रहा है। उस कैटलिस्ट का नाम है एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, या एसिडिफाइड क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, किसमें, इथेनॉल में, जिसकी वजह से हमारा इथेनॉइक एसिड बन के आ रहा है। और यहाँ ऑक्सीडेशन इसीलिए बोल रहे हैं इस रिएक्शन को क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की वजह से हमारा ये इथेनॉइक एसिड बन रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिक्सचर है ऑक्सीजन का एंड इथाइन का, उसको हम बर्न कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग आप सभी ने सुना है कि जब वेल्डिंग होती है तो लोहे को भी पिघला देते हैं और 2 चीज़ों को जोड़ देते हैं, खाट वगैरह को जोड़ने के लिए, या जैसे आपकी कोई कुर्सी वगैरह ख़राब हो गई लोहे वोले की तो उसमें वेल्डिंग की जाती है, आपकी चारपाई वगैरह ख़राब हो गई लोहे की तो उसमें वेल्डिंग की जाती है ना। तो वेल्डिंग में होता क्या, एक आग सी निकलती है, बहुत हॉट चीज़ निकलती है, जिसकी वजह से वो उसमें जो पिघलने लगता है लोहा, और पिघलने की वजह से वो आपस में मेल्ट हो जाता है और इस तरीके से 2 चीज़ें जुड़ जाती हैं जो टूटी हुई होती हैं, है ना। तो वेल्डिंग यही है। अब इस क्वेश्चन ये आ रहा है इसमें कि जो मिक्सचर है ऑक्सीजन का और इथाइन का, उसको बर्न किया जाता है वेल्डिंग के लिए। रियल बात यही है कि उस इथाइन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में ताकि वेल्डिंग हो सके। तो इसमें ये कहा है, कैन यू टेल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट यूज। इथाइन और एयर का नहीं यूज़ करते हम, इथाइन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो क्यों? बात ये होती है, अगर हम इथाइन और एयर का यूज़ करें ना तो उसमें हीट तो निकलेगी, पर हीट के साथ साथ बहुत सारी अनवांटेड सूटी फ्लेम भी निकलेगी। वो सूटी फ्लेम क्या होती है, उसमें काला काला सा हो जाता है और कोक टाइप निकलने लगता है, जो कि अनवांटेड है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और हीट एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की हेल्प से अगर निकाल वेल्डिंग करें तो उसमें क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हीट निकलेगी, एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ें नहीं निकलती। इसीलिए हम इथाइन और एयर का यूज़ न करके हम इथाइन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। अब लोग कह रहे होंगे कि ऑक्सीजन और एयर में डिफरेंस क्या है, एक ही बात है। एयर तो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो हम इथाइन के ही कंबाइन करते हैं, इथाइन के ही अंदर ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, तब जाके हमारे
वेल्डिंग के लिए जो प्रोसेस होता है वो वेल्डिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस तो है ही। अब देखिए इससे देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि मिक्सचर जो होता है ऑक्सीजन का एंड इथाइन का, वो बन के आता है वेल्ड करने के लिए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेल्डिंग। क्योंकि जो वेल्डिंग होती है मेटल्स की ही होती है, साइड सी बात है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो हीट की प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस होती है। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि जब हीट एकदम परफेक्टली निकलेगी तभी जाके वो चीज़ें मेल्ट होंगी और मेल्ट होने की वजह से वो जुड़ जाएंगी। इसलिए तो जब ऑक्सीजन एंड इथाइन जब बर्न किए जाते हैं तो बर्न हो जाते हैं कम्प्लीटली और बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं, एयर और इथाइन से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। और जो ऑक्सीजन और इथाइन है प्रोड्यूस करते बहुत गर्म ब्लू फ्लेम भी निकालते हैं, लेकिन जो एयर और इथाइन का मिक्सचर होता है वो क्या देता है, एक सूटी फ्लेम। देखिए यही मैंने बोला था आपको, क्या देता है, ये काला काला सा कोक टाइप देता है। और हीट कंपेयर टू ऑक्सीजन और इथाइन के कंपैरिजन में जो एयर और इथाइन का कॉम्बिनेशन है वो कम देता है, हमें हीट कम देता है, सूटी फ्लेम ज़्यादा देता है। और ब्लू फ्लेम देता नहीं है, सूटी फ्लेम देता है, वो काला काला सा निकलने लग जाता है उसमें कोक टाइप। इसका मतलब इसमें अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं वो भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हीट है उसकी अमाउंट कम हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इस तरीके से इस वीडियो को देखते रहिए और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में आप किस तरीके से डिफरेंस करेंगे? तो देखिए पहला डिफरेंस हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, उसकी वजह से कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, वैसे हमें पता है जो अल्कोहल है वो ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, वो हमारा एक एसिड है। एक तो हम खुद ही बिना देखे या बिना सोचे समझे दिमाग में डायरेक्टली स्ट्राइक कर सकते हैं। हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं आपको, अल्कोहल ना तो OH आयंस देता है ना तो H पॉजिटिव आयंस देता है, इसलिए वो हमारा ना तो एसिड है ना बेस है। और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा देता है H पॉजिटिव आयंस, इसीलिए हमारा क्या है, एसिड है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है भाई, 3 पॉइंट तो आएंगे कम से कम 3 पॉइंट्स लिखोगे तब 3 मार्क्स आपके पक्के होंगे। तो 3 पॉइंट्स के जरिए देख लेते हैं। लिटमस टेस्ट करवाया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कराया है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का टेस्ट कराया है। तो लिटमस टेस्ट भाई, अल्कोहल की बात की जाए अगर, तो ना वो एसिड है ना बेस है, तो कोई चेंज आएगा ही नहीं उसमें, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एक एसिड है, तो इसमें कैसा चेंज आएगा, जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है वो उस किस में चेंज कर देगा, रेड में कर देगा। आपको बहुत अच्छे से एसिड और बेस के बारे में पता ही है, पिछली वीडियो देखी होगी तो, है ना, नहीं देखी होगी तो वो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। पहली पुरानी फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर की जितनी भी हमारी वीडियो हैं वो आप देख लीजिए, नहीं देखी हूँ तो आपने। दूसरा टेस्ट जो किया है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करवाया है। तो देखिए अल्कोहल अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको, C2H5OH होता है, सोडियम कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaSCO3। तो जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती और इसमें ब्रिस्क इफरेंसेस जो होती हैं वो भी नहीं निकलती। ब्रिस्क एफरेंसेस कब निकलती है, जब CO2 नाम की जो गैस है वो बाहर निकलती है ना। अगर यहाँ रिएक्शन होती है और CO2 बाहर निकलती है तो वहाँ ब्रिस्क इफरेंस आते, बट नहीं निकली है तो नहीं, इसमें रिएक्शन हुई है ना, तो इसमें CO2 भी नहीं निकली है। अब देखिए जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में करवाया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब रिएक्शन, तो इसमें CO2 निकली है, तो इसमें जो हमारा CO2 निकली है गैस, इसीलिए ब्रिस्क इफरेंसेस भी ऑब्जर्व्ड होंगे, क्योंकि इसमें CO2 नाम की गैस भी निकली है। कहीं पर भी क्वेश्चन आया ब्रिस्क इफरेंस अगर शो हो रहे हैं तो वहाँ पे मान लीजिए 100% वहाँ पे CO2 गैस ही होगी। पॉप साउंड से अगर बर्न कर रही है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। अब देखिए अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का टेस्ट क्या है। अल्कोहल में तो जब हम हीट करते हैं, अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं
तो जो पिंक कलर होता है अल्कोहल का हल्का सा, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इसमें इस तरीके का डिसअपियरेंस कलर का नहीं होता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी आपको पहले चैप्टर में बता चुकी हूँ। वो हमारे सब्सटेंस या कंपाउंड जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, वो हमारे कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल्स हैं, हमारा नाइट्रिक एसिड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कॉमन कॉपर ऑक्साइड ले लो, है ना, कॉपर को ले लो। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या बोला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज कंपाउंड विच आइदर, या तो रिमूव करें हाइड्रोजन या ऐड करें ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में, तो वो कहलाते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और एग्जांपल हैलोजेंस हो गए, पोटेशियम नाइट्रेट हो गए, नाइट्रिक एसिड हो गए, ये हमारे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। क्या आप किसी डिटर्जेंट को यूज़ करके ये चेक कर सकते हो कि हमारा जो वाटर है वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप भी दे सकते हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो। क्या होता है एक्चुअली कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट हमारे अमोनियम सल्फोनेट्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सोप की, तो सोप जो होते हैं वो तो हमारे कंबाइन कर जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, लेकिन जो हमारे डिटर्जेंट हैं जिनके अंदर अमोनियम प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट ऑफ अमोनियम प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, देखिए जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम। और अगर वो ज़्यादा सलाइन वाटर है तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होंगे, और कम है तो कम होंगे, है ना। तो जो हमारे डिटर्जेंट है वो तो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ। जब रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो असर क्या दिखाएंगे कि कुछ सही है कि गलत है, हार्ड है वाटर है, सॉफ्ट है, इसमें ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम है, ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो यही आंसर है आपका कि अगर यहाँ सोप की बात होती तो यस होता, बट यहाँ डिटर्जेंट की बात है तो नो होगा, कि डिटर्जेंट जो है नहीं बता सकते किसी भी पानी के बारे में कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं वो हमारे सॉल्ट होते हैं अमोनियम के लॉन्ग चेन्स के, है ना। और ये हमारे जो सॉल्ट होते हैं अमोनियम के, ये रिएक्ट नहीं कर पाते कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, इसलिए ये हमें नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि जो वाटर है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अब देखिए क्वेश्चन से देख लेते हैं, इसमें आंसर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। ये पॉसिबल नहीं है चेक करना वाटर का कि वो हार्ड है डिटर्जेंट को यूज़ करके, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स हैं हमारे वो सॉल्ट होते हैं, मैंने आपको बताया अमोनियम के और सल्फोनेट्स के लॉन्ग चेन के क्या होते हैं, ये सॉल्ट होते हैं। ठीक है, और जो अनलाइक सोप्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टू डिस्टिंग्विश नेचर ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बात सोप की आ गई कि सोप की तरह ये नहीं रिएक्ट कर पाते कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ और डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते वाटर का नेचर है क्या, इसीलिए हम डिटर्जेंट को यूज़ नहीं कर सकते चेक करने के लिए वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, आप जो मैंने बताया उसको भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप उसको अपनी लैंग्वेज में, और आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो हमारा अमोनियम सल्फेट के लॉन्ग चेन होते हैं अमोनियम की सॉल्ट के हमारे डिटर्जेंट्स,
ये रिएक्ट नहीं कर पाते कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, इसलिए ये कोई भी वेरिफिकेशन नहीं देते कि हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। जबकि अगर सोप की बात की जाए तो सोप जो रिएक्ट कर जाते हैं कैल्शियम के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, इसीलिए सोप बता सकते हैं कि कोई वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है रिएक्शन की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ, है ना, कपड़े धोने के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप, सोप ऐड करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं, हाँ मारते हैं, है ना, किसी न किसी पैडल से या किसी स्क्रबर से या ब्रश से, और उसको हाथों से मीड़ते हैं, है ना, वॉश करने के लिए क्लोथ को। तो इसमें ये क्वेश्चन बोला है कि क्यों जो ये जो मीड़ते हैं हाथों से, ये क्यों ज़रूरी है। ये सब आप भी आंसर दे सकते हैं भाई, जब हम मीड़ेंगे तभी तो जो हमारा सोप है ना, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कपड़े के अंदर जाएंगे, स्ट्रक्चर के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर जाएंगे, और जिसकी वजह से उस हमें पता ही है कि जो हमारा सोप होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, है ना, एक टेल पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है। एक पार्ट तो वाटर सॉल्यूबल होता है, एक पार्ट हमारा सोप सॉल्यूबल होता है ना, वाटर सॉल्यूबल होता है, एक हमारा अवे फ्रॉम वाटर से जाता है, वाटर लविंग होता है, एक हमारा वाटर हेटर होता है, फोबिया वाला जो हेड होता है ना। तो क्या होता है इसमें, इस तरीके से मिजल्स जो हैं फॉर्म हो जाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके मिजल्स फॉर्म हो जाते हैं, कपड़ों में जाके मिल जाते हैं जब हम एग्रीगेट करते हैं, उसको मीड़ते हैं किसी भी कपड़े को, और यहाँ डर्ट वगैरह है तो इसमें मीड़ के क्या होता है, यहाँ जो डर्ट है ये आके इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको अंदर जाके उसमें जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकाल लेते हैं और पानी में उसकी गंदगी को डाल देते हैं। तो इसलिए हम बीट करते हैं ताकि उसके जो सोप के या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल हैं वो कपड़े के अंदर चले जाएं, ताकि अच्छे से जितनी भी गंदगी है वो बाहर आ सके, पानी के सरफेस में आ सके उसकी गंदगी को। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। एजिटेशन इज नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ एज एजिटेशन एड सोप मिसल्स टू ट्रैप द ऑयल। ऑयल को ट्रैप करने के लिए किसके द्वारा, सोप मिसल के द्वारा, जो झाग बनते हैं ना, ग्रीस या किसी भी अदर इम्प्योरिटीज को जो रिमूव करनी है हमें। ठीक है, जब हम इनको बीट करते हैं या उनको मीड़ते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं क्लोज सरफेस से, और किस में चले जाते हैं, जो मॉलिक्यूल मिसल बने हैं उनके द्वारा वो पानी में चले आते हैं, और पानी में जाके इस तरीके से कपड़ों को क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म होता है क्लीनिंग का, क्लींजिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं हम इसको। मिसल फॉर्मेशन होती है हाइड्रो, इस तरीके से टेल और हेड की, हाइड्रोफोबिक होता है ये, पानी से हेट करता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, पानी, टेल जो है हाइड्रो लवर, पानी से प्यार करता है, इसीलिए पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और कपड़े में भी मिक्स हो जाता है। यहाँ से पूरी गंदगी को निकाल के वो किस में ले आता है, पानी में ले आता है। इस तरीके से हमारे कपड़े जो हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और ऐसे ही हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा चैनल ऐसे ही बना रहे। और आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो के साथ देख रहे हैं, बने हैं हमारी वीडियोस के साथ। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।